नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे एमपी बोर्ड क्लास 12th का इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर मनी एंड बैंकिंग। तो चैप्टर आप देखेंगे तो 8th दिखेगा वैसे तो, है ना। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े तो थर्ड है। ठीक है, तो मनी हम पूरा कर चुके हैं, आज बैंकिंग करेंगे। तो बहुत टाइम बाद वापस से हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं क्लास, लेकिन आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर मैं आपको वन शॉट हर चैप्टर का बना के खत्म करवा दूंगा, टेंशन नोट, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग क्या है? तो बैंकिंग देखिए, मैंने पहले ही बोला, बैंकिंग जो वर्ड है बैंको वर्ड से निकला हुआ है। तो बैंको क्या है? तो बैंको एक इटालियन वर्ड बोला जाता है जनरली से। तो इटालियन में, इटली में क्या होता था कि एक जगह मार्केट लगता था। वहाँ मार्केट में कुछ लोग क्या करते थे कि पैसा इकट्ठा करने का काम करते थे बेंच पर बैठकर। तो जो मार्केट में लोग सब्जी मार्केट लगाया हुआ है, उन सब्जी वालों को पैसा जमा करते आते थे। तो वहाँ बेंच पे बैठा करते थे। तो वहां से एक सिस्टम निकल आया, उसको बैंकिंग सिस्टम बोलने लगे। बैंकिंग का कुछ नहीं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। आज के टाइम में देखेंगे, जो लोगों के पैसे को जमा करता है और उनको पैसा एडवांस या लोन देने का काम करते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बैंकिंग आज के टाइम पे इसलिए बोला गया है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। और कमर्स यहाँ पे देखें तो आपको दिख हुआ है कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बैंक कितने टाइप का आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दो टाइप के बैंक इंडिया में जनरली देखने को मिलते हैं, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। इसके अलावा आप देखेंगे तो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो डायरेक्ट यहाँ पे कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन दी है, टाइप्स नहीं लिखा हुआ है, तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ। कमर्शियल बैंक क्या है? तो जितने भी बैंक आपको नॉर्मली सारे देखने को मिलते हैं, वो सारे बैंक कौन से हैं? कमर्शियल बैंक है। तो जिसमें हम लोग आम जनता जाके सब कुछ अपने ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, लेन देन करते हैं, वो सब कौन से बैंक से? कमर्शियल बैंक से। और इसके अलावा है सेंट्रल बैंक। कौन सा है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक, हर देश में एक बैंक रहता है जो कि सारे बैंक्स को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये सभी के दादाजी हैं। ठीक है, तो ये केवल याद रखने के लिए, ऐसा एग्जाम में मत लिख कर जाना, बस नॉर्मल सी बात है। क्योंकि फिर देखें तो कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक क्या चीज है? तो कमर्शियल बैंक सारे बैंक का जितने भी फंक्शन करते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक। तो ये भी 3 टाइप के हो सकते हैं, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक्स। पब्लिक बैंक, जितने गवर्नमेंट बैंक हैं वो सारे कौन से बैंक होते हैं? पब्लिक बैंक होते हैं। और जितने नॉन गवर्नमेंट बैंक है, यानी कि इंडिविजुअल्स जिन्हें रन कर रहे हैं, वो सारे कौन से बैंक हैं? प्राइवेट बैंक है। और वही बात करें, तीसरा है फॉरेन बैंक्स। तो फॉरेन बैंक्स मतलब जो विदेशी बैंक अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो कौन से हैं? फॉरेन बैंक्स है। ठीक है क्या? अंग्रेज है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ले लेते हैं गवर्नमेंट बैंक। तो सबसे बड़ा बैंक वर्ल्ड का आपको पता ही है, एसबीआई। तो एसबीआई जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। वही बात करते हैं प्राइवेट। प्राइवेट में आपका बहुत सारे हैं, आईसीआईसीआई खत्म ही नहीं हो रहा है, सीआईसीआई है ना, एक्सिस बैंक है। उसके अलावा आपका एचडीएफसी बैंक है। तो ये 2-3 बड़े बैंक हैं। और फॉर ईटीसी और भी हो सकते हैं। फिर फॉरेन में फेडरल बैंक अपने इंडिया में काम करता है। और फेडरल के अलावा आपका एक हांगकांग बैंक की ब्रांच भी आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो ये कुछ क्या है? बैंक्स हैं, टाइप्स है। अब चलिए शुरुआत करते हैं कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन से। तो कमर्शियल बैंक में सबसे पहला आता है कमर्शियल बैंक्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हु एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, डिपॉजिट जमा करवा रहा है फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन फैसिलिटी। उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है? लोन फैसिलिटी। तो ये मेन फंक्शन है फॉर इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो अर्निंग मेन प्रॉफिट उनका रहता है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा, ज्यादा नहीं। फिर बात करते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं 4 मार्क्स में। तो फंक्शन में आपको लिखना रहेगा अच्छा खासा। तो पहला आता है प्राइमरी फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शंस मतलब कि क्या मेन काम है? तो लोगों के पैसा, यानी कि आप हैं, आप अपना पैसा कहाँ जमा करेंगे भाई? बैंक में। तो ये पहला काम इनका इसलिए हो जाता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। दूसरा मेन काम बैंक का जो है, जो आपका पैसा जमा करा है उसको लोन की तरह किसी और को दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं एडवांसिंग लोन। और थर्ड है अकाउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अकाउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज से कहने का मतलब है, सॉरी, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये 11th क्लास में आपने बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल गलती से पढ़ा था अगर, है ना। तो अभी क्योंकि इस साल रिड्यूस हो गया, तो ये डिस्काउंटिंग उसको करने का काम भी करते हैं। तो मेन 2 फंक्शंस में आप एक्सेप्टेड डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन लिख सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी में देखो क्या दिया हुआ है। तो इनकी एग्जाम में डेफिनेशन लिखना रहेगी आपको, तो बुक्स में डेफिनेशन आराम से मिल जाएगी। ये मैंने भी बोला, पहले भी बोला, ये शॉर्ट नोट्स है पूरे, है ना। तो आपको डिटेल में अगर चाहिए तो इनको डिटेल से अपने उसमें बड़े कर सकते हैं आप बुक के आंसर से। सेकेंडरी फंक्शन, इसके अलावा दूसरे फंक्शन, तो एजेंसी फंक्शन है भाई, आपके लिए एजेंट की तरह काम कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे आप फोन पे करते हैं तो आप बैंक नहीं जाते, आप केवल अपने एटीएम, अपने मोबाइल से पेमेंट कर देंगे और फोन से आपके पैसे कट जाएंगे, तो उसको बोल देंगे एजेंसी फंक्शन।
दूसरा है ट्रांसफर ऑफ फंड, तो आप बैठे बैठे पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन भी है। किसी से पैसा लेना है तो उसके लिए कलेक्शन का काम भी कर देगा, कहीं पे शेयर्स खरीदना है बेचना है वो सब भी बैंक आपके लिए कर देगा। डिविडेंड कंपनी से किसी से लेना है वो भी ले लेगा, इंटरेस्ट पे करना है ले लेगा। तो ये ऐसे सारे लिखे हुए हैं, पेमेंट्स ऑफ बिल्स, एक्टिंग एज एन एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी ऑफ विल, एक्टिंग एज ए करस्पॉन्ड। तो ट्रस्टी क्या हो गया, आपके लिए भरोसे के लिए काम कर रहा है ना। तो कोई व्यक्ति जैसे आपका बैंक खाता दोगे तो बैंक अकाउंट दोगे तो वहां पे एक ट्रस्ट बन जाता है व्यक्ति का, तो ट्रस्टी वो हो गया जो भरोसा दिलाता है, उसको ट्रस्टी कहते हैं और कुछ नहीं। जनरल यूटिलिटी फंक्शन, इसके अलावा और तीसरा यूटिलिटी फंक्शन है, यूटिलिटी मतलब कि सेटिस्फेक्शन वाले, तो परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये आपका करेंसी जैसा है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब करेंसी बदलते हैं ना उसको। इंश्योरेंस ऑफ ट्रेवल चेक, तो ट्रेवलर चेक क्या है, सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल गुड्स इन दो लॉकर, लॉकर में आप पैसा रख सकते हो। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को अंडर राइट करने के लिए, निकालने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये ट्रैवलर चेक वगैरह आप छोड़ दो बने, क्योंकि इसकी डेफिनेशन लिखने आओगे तो उलझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बहुत सारा बता दिए, तो ये पॉइंट नहीं लिखना है एग्जाम में ऐसे कैसे। जैसे 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखोगे, इतना सारा नहीं लिखना, यही कह रहा हूँ, इसलिए छोड़ने का बोला उसे। तो आप एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लिखें, उसकी थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें, फिर एडवांसिंग चेक लिखें, फिर उसको थोड़ा सा एडवांसिंग लोन लिखें, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे जितने पॉइंट दिए इनमें से कोई भी 5 आप अपने हिसाब से ले लें और उनको एक्सप्लेन कर देना बस। चलो फिर आते हैं दूसरे दादाजी आपके, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या काम करते हैं, तो सेंट्रल बैंक सारे अदर बैंक्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और हर देश के अंदर मनी को प्रिंट करने का, मॉनेटरी की अपनी जो है उसके लिए एपेक्स इंस्टीट्यूशन इसको बोला जाता है। मुख्य एपेक्स मतलब क्या है, मुख्य। तो ये एक मुख्य एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो हमारे देश में मनी और फाइनेंशियल सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं। द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री। इट मेक मॉनेटरी पॉलिसी, तो मनी की पूरी पॉलिसी भी यही बनाएंगे। In public interest, in manager supervises, it manages, supervises and facilitate the banking system of the country। तो हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम को भी कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, ठीक है क्या। चलो देखो, तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है, तो ये भी फिर से 4 नंबर का सवाल है आपका। अपने देश में पहली चीज, सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो सभी को बहुत अच्छे से याद है वो, तो कौन सा है भाई, RBI। और आरबीआई कहता है सतर्क रहें, सचेत रहें। सुना है ना, नहीं। चलो फंक्शंस में देखें तो पहला आता है बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू से कहने का मतलब करेंसी अपने यहाँ इशू करने का काम कौन कर रहा है, यही कर रहे हैं। फिर ये करेंसी इशू हो गया, ठीक है। और करेंसी इशू में भी नोट की बात कर रहे हैं, 1 रुपए वाला छोड़कर सारा कौन देखता है, तो 1 रुपए का कौन करता है, तो 1 रुपीज का गवर्नमेंट करती है। 1 रुपए के सिक्के और नोट कौन प्रिंट करता है, गवर्नमेंट। बाकी सारी अदर रुपीज जो है वो कौन देखता है, अपना आरबीआई, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सरकार अपना पूरा पैसा किसके पास जमा कर रही है, आरबीआई के पास, जैसे आपका खाता भी है ना। फिर बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, तो सारे अदर बैंक का पैसा भी बैंक के पास है, आरबीआई के पास रहता है। मतलब आपको मान लो एक्सिस बैंक को अपना पैसा जमा कर रखना है तो आपके पास तो रखेगी नहीं, है ना, क्योंकि आपका भरोसा गया। तो है ना, कहाँ जमा करती है, तो आरबीआई के पास जमा करती है। और सुपरवाइज मतलब उनको गाइड करने का काम भी करती है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कितना दे सकते हैं कितना नहीं दे सकते हैं, तो ये अभी हमें आगे पढ़ना है, क्रेडिट क्रिएशन, उसमें समझ में आ जाएगा। तो क्रेडिट कंट्रोल, उधारी कंट्रोल भी अपने यहाँ पे करती है। लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट से कहने का मतलब होता है कि अगर कोई आपदा आ गई, दिक्कत आ गई, समस्या आ गई, जैसे यस बैंक के साथ आई थी लास्ट 2-4 साल से ज्यादा हो चुका है ना, यस बैंक डूब गया था, तो उसको फिर बचाने के लिए, फंड रिवाइव करने के लिए कौन आया बीच में, आरबीआई। तो आखिरी उम्मीद जो है किसी भी बैंक की डूबते समय गिरेगी तो वो कौन रहेगा, आरबीआई। मतलब किसी के पास पैसे खत्म हो गए तो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। और 6th है कस्टडियंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो भी आपको पैसा जमा करना है वो किसके पास जमा होते जाएगा, आरबीआई के पास। मतलब मान लो आपने एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट पे अपने रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करवाया, है ना, या डॉलर, मान लो डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कराया, तो ये डॉलर वहां पे आपके कहाँ पे जमा हो गए, एयरपोर्ट पे जमा हो गए, लेकिन वो डॉलर यूज का होंगे तो वो आरबीआई के पास जाएगा, ठीक है। तो सारा पैसा फॉरेन एक्सचेंज का कहाँ जमा होता है, आरबीआई के पास। तो ये 6 आपके फंक्शंस हैं और 6 ही लिख कर आना रहेंगे, और एग्जाम में अलग से भी पूछ लेते हैं। जैसे एक साल ये आपका पूछा गया था, लैंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अच्छा, एक काम की चीज, एप्लीकेशंस पे मैंने चैप्टर्स के आपके टेस्ट सीरीज बनाने शुरू कर दी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सभी लोग दे सकते हैं, है ना। तो एप्लीकेशन जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा टेस्ट, और टेस्ट में आपको अभी अकाउंट्स का ओपन दिख रहा होगा,
तो अकाउंट्स का बनाना शुरू कर दिया है, चैप्टर 1 का ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको टेस्ट को दो। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, 20 क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है क्या। ऐसे ही चैप्टर 2 के भी आने वाला है, 1-2 दिन में आ जाएगा, और पूरा इस वीक के अंदर कोशिश करूंगा कि पूरे चैप्टर का दे दूं। देखो मैं अकेला हूँ, सब कुछ काम करने वाला, कोई टीम वगैरह नहीं होती है ना, तो सब मेरे को ही करना है, रिकॉर्ड भी करना है, एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, एप्लीकेशन पे भी टेस्ट सीरीज बना के अपलोड करना है। इसके अलावा ऑफलाइन क्लास भी होती है, और ऑफलाइन क्लास के अलावा स्कूल में भी जाता हूँ मैं, तो टाइम कभी कभी नहीं मिल पाता, जैसे 10-15 दिन से बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा था, इसलिए नहीं बना पाए थे, है ना। लेकिन आप घबराओ नहीं, मैं आपके साथ हूँ, ओके, बस यही दुख है। चलो, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन के नाम से एक क्वेश्चन आता है, तो इसको समझने से पहले अपन CRR और LRR समझते हैं, और फिर तो ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। हाई पावर मनी, फिएट मनी, डिस्क्रिप्शन, रिजर्व, रेपो रेट, बैंक रेट नहीं है इसमें, है। तो मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, तो इसको समझने के लिए मैं आपको दूसरे वाले PDF पे लेके चलता हूँ, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सा समझने वाला है। तो मैं आपको मनी एंड बैंकिंग इधर लेके चलता हूँ। मनी सप्लाई तो हम पढ़ चुके हैं, मनी हाई पावर मनी देख लो क्या है, हाई पावर मनी भी पढ़ लिया था। कमर्शियल बैंक, तो बैंक का मैंने आपको, हाँ जी भाई, ये हमने को पढ़ना है क्रेडिट क्रिएशन, है ना। तो क्रेडिट क्रिएशन समझने से पहले कुछ आपको चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो 2 अजम्पशन हम इसमें जनरली लेके चलते हैं कि आप क्रेडिट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, थर्ड वाली। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या चीज़ है, तो गवर्नमेंट बैंक क्या करते हैं कि हम जब भी बैंक के पास पैसा जमा करेंगे तो बैंक उस पैसे को क्रेडिट पर दे देता है, उधार दे देता है। तो उस उधार से कैसे अपना काम कर रहा है, क्रेडिट से क्रेडिट कैसे बनाते जा रहा है, उधार पर उधार कैसे दिए जा रहा है एक डिपॉजिट से, ये हमें इसमें पढ़ना है। तो क्रेडिट क्रिएशन इज द एक्सपांशन ऑफ डिपॉजिट, तो डिपॉजिट जो आपने करा ना उसको एक्सपांड कर लेता है, तो कैसे करता है वो देखते हैं। तो इसके लिए 2 अजम्पशन मान के चलना है। पहला अजम्पशन कि दुनिया के छोड़ो, पूरे देश में केवल एक बैंकिंग सिस्टम ही है, केवल एक क्या है, बैंकिंग सिस्टम है, तो उसी के जरिए पैसा रिसीव होगा और उसी से किसी को क्या होने वाला है, पेमेंट होने वाला है, ये मान के चलना है, ठीक है। तो जब भी पेमेंट करा जाएगा किसके थ्रू होगा, बैंक के जरिए, और किसी को पैसा रिसीव होगा तो किसके जरिए होगा, बैंक के जरिए। बहुत सिंपल सा है, आप समझ जाओगे 5 मिनट के अंदर, टेंशन मत लो। उससे समझने से पहले कुछ की टर्म्स मतलब वर्ड्स वगैरह, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो पहला है कैश रिजर्व रेशियो, नाम में लिखा रिजर्व, रिजर्व मतलब जमा, तो जमा क्या है वो देखें। मान लो आप क्या गए, बैंक RBI के पास गए, बैंक के पास गए, तो ऑलरेडी एग्जांपल बना हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मान लो आप, ये आप हो, है ना, आपका नाम क्या है, मुंगीलाल, ठीक है, आपका नाम है मूंगफली, और मूंगफली जो है आप, हाँ हाँ, मूंगफली जानते हैं ना, ठीक है। तो मूंगफली आपने क्या करा भाई, आप जाके बैंक में जाके पैसे जमा करके आए, 1,000 रुपये जमा करे, कितने जमा करे भाई, 1,000। तो बैंक तो 1,000 पूरा का पूरा लोन पे दे देगा ना, बैंक का काम ही उधार देना है, लोन पे पैसे देता है। तो फिर मान लो अगर आप जो मूंगफली हो, जो पैसे वापस लेने गए, तो बैंक ने तो हाथ खड़े कर देना, बोले पैसे आए नहीं, आपने जो जमा करे थे 1,000 वो मैंने किसी को उधार पे दे दिए। तो ऐसी सिचुएशन में पब्लिक ये किसके पास जाएगा, तो ये रोते रोते तो RBI के पास पहुंच जाएगा, दादा इसे कंप्लेंट कर देगा, इसलिए दादाजी है वो। तो बैंक की कंप्लेंट हो गई, तो फिर दिक्कत की बात है। तो बैंक इस कंप्लेंट से बचने के लिए, मतलब इस समस्या से बचने के लिए क्या करता है, तो RBI ने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया हुआ है। RBI ने बोला है कि भाई ऐसा हो ही ना, इसीलिए आप क्या करोगे, पूरा पैसा उधार दे ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, पूरा पैसा उधार दे ही नहीं सकते। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने मान लिया कि आपने क्या करना है, 200 रुपये अपने पास जमा रखना है, और बाकी का 1,000 रुपये आप लोन पे दे सकते हो, 800 रुपये। तो 1,000 में से 200 जमा रखोगे, कितना जमा रखोगे, 1,000 में से 200 अपने पास रखोगे, बाकी का 800 आप लोन पर दे सकते हो, आपको हमने ये परमिशन दे दी, ठीक है क्या। अब यहाँ पे समस्या ये है कि बैंक के पास पैसा जमा है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे बैंक है, तो RBI सब पे नहीं रखना पॉसिबल, थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। तो इसलिए RBI ने बोला ऐसा करो, ये 200 रुपये भी तुम अपने पास मत रखो, इसमें से कुछ पैसा मुझे दे दो, बाकी का अपने पास रखो। तो RBI ने ऐसा बोल दिया कि एक काम करते हैं, इसे 200 में से 180 रुपये मुझे दे दो, बाकी के 20 रुपये अपने पास जमा रखो। कितने जमा रखो अपने पास, अब 20 रुपये। तो आपने टोटल कितने सेव करे थे, 20 रुपये, 200 में से 180 मुझे दे दिए, 20 रुपये अपने पास रख लिए। सारी बात समझ में आ गई क्या।
तो जो पहले मेन पैसा जमा करवाया था इसको बोलते हैं LRR। क्या बोलते हैं? LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। क्या बोला जाएगा? लीगल रिजर्व रेशियो। तो द CRR एंड SLR टुगेदर फॉर्म LRR विच इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो RBI हमारा ये डिसाइड करता है और ये एक टाइप का रिजर्व है जो RBI ने बनवाया है। ओके, इसके दो टुकड़े करें, एक टुकड़ा RBI ने रखा, एक टुकड़ा किसने रखा? आपने, मतलब एक पार्ट बैंक ने रखा। तो जो बैंक के पास जमा रहा उसको बोलेंगे SLR। जो बैंक के पास जमा रहा उसे क्या बोलेंगे? SLR। तो 200 रुपए में से 20 रुपए रखे थे, तो इस केस में SLR कितना हो गया? आपका 20 रुपए। The bank is also required statutory to maintain a certain portion of its total deposit as liquid assets in the form of cash, gold or settled security. तो this is known as statutory liquid ratio. तो it is kept with bank itself. तो बैंक के पास रखा जाता है, इसलिए क्या होता है? SLR। फिर आता है CRR। तो percentage of deposit which a bank must keep in cash reserve with central bank। तो जो परसेंटेज है वो सेंट्रल बैंक के पास जमा करना होगा उसे बोलेंगे CRR। क्या बोलेंगे? CRR। तो CRR, SLR और आपका LRR, तो ये तीन क्या हो गए आपके रिजर्व रेशियो बनते हैं। तो ये टर्म समझ में आ गया। मेन कौन सा है? मेन है LRR। LRR, LRR का कुछ पैसा CRR, ये किसके पास जमा है? RBI के पास। ये टोटल तो RBI के पास है ही, और LRR का एक हिस्सा SLR जो किसके पास जमा है? बैंक के पास। तो ये किस लिए जमा है? ताकि कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आए। तो टोटल डिपॉजिट का एक पार्ट होता है। ठीक है क्या बात? डिपॉजिट का क्या है? जस्ट है पार्ट। चलो आगे की कहानी समझते हैं। टॉपिक का नाम था क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन में हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि 10% LRR है। कितना परसेंट है? 10% LRR है। अब हो ये रहा है कि मान लो किसी व्यक्ति ने डिपॉजिट करा 100 रुपए। कितना जमा करा? 100 रुपए। तो 100 रुपए जमा करा तो बैंक को लीगल रिजर्व रेशियो LRR 10%, मतलब 10 रुपए जमा करना होंगे, है कि नहीं? तो 10 रुपए अगर जमा करना है तो बैंक तो 90 रुपए लोन पे दे देगा। कितने लोन पे दे देगा? 90। भाई जब बैंक ने किसी को 90 रुपए लोन पे दिए हैं तो किसी को लोन पे दिए तो वो पैसा व्यक्ति लोन पे लेता क्यों है? मतलब आप बैंक से लोन लोगे तो लोन क्यों लोगे? कुछ कारण होगा ना। तो पहली चीज तो आपको पैसा आएगा बैंक के थ्रू और उसको आप खर्च करोगे, इसीलिए आपने पैसे लिए। मतलब कहीं इन्वेस्ट करना होगा तभी तो लोन लेते हो। जैसे जमीन खरीदना है तो लोन ले लिया, मशीन खरीदना है तो लोन ले लिया, है ना? तो कहीं कुछ यूज करने वाले हो इसीलिए आपने क्या लिया है? लोन लिया है। तो जब आपने पैसा लिया है तो उसका पेमेंट किसके थ्रू करेंगे? तो हमने अजम्पशन माना था बैंक के थ्रू ही पेमेंट होता है। किसके थ्रू होता है? बैंक के थ्रू। तो आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करोगे तो वापस पैसा कहाँ पहुंच गया? बैंक। वापस किसके पास पहुंच गया पैसा? बैंक। अब बैंक फिर इसका 90 रुपए का 10% अपने पास क्या बनाएगा? रिजर्व बनाएगा। बाकी क्या पे दे देगा? लोन पे दे देगा। ठीक है। तो जब किसी ने फिर से लोन पे लिया 81 रुपीज, क्या करा? 81 रुपीज फिर से लोन पे लिया। तो जब 81 लोन पे लिया तो किसी के लिए क्या बन गई? वो इनकम, और पेमेंट करेगा उसके जरिए फिर से। तो यहाँ पे 81 आपका क्या आ जाता है? नया डिपॉजिट्स बैंक के पास। 81 का 10% मतलब कि 8.1 क्या करेंगे ये लोग? जमा रखेंगे अपने पास। कितना जमा रखेंगे? 8.1। LRR 10% हो गया। बचा कितना? तो इसमें से माइनस कर दे तो 72.9 करीबन आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे नया लोन आ गया। तो किसी व्यक्ति के पास जो पैसा बचेगा वो कितना बढ़ेगा? 72.9 बनेगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक कि पूरा 100 रुपए जो जमा हुआ था वो डिपॉजिट में नहीं पहुंच जाता, मतलब कि मार्केट से पैसा खत्म नहीं होता, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। फिर से 100 रुपए जो डिपॉजिट्स थे वो पूरा का पूरा LRR मतलब रिजर्व्स के फॉर्म में बैंक के पास, RBI के पास नहीं पहुंच जाता, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो पूरा 100 रुपीज क्या हो चुका है? डिपॉजिट हो चुका है। अब लोन देने के पैसे नहीं बचे, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो दो तरीके से याद रखेंगे, डिपॉजिट्स इक्वल टू LRR तक ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलेगी। ठीक है क्या? अच्छा, हमें ये निकालने को बोलते हैं टोटल डिपॉजिट्स कितना हुआ। तो टोटल डिपॉजिट आप देखोगे तो 100 रुपए का 1000 रुपए हो गया। कैसे? तो 100 रुपए निकालते कैसे? फॉर्मूला बता देता हूं। 1/LRR, और मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन को के से डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका आगे आएगा एक इन्वेस्टमेंट अगले पे नेक्स्ट चैप्टर में। तो मनी क्रिएशन लिख लेते हैं अभी। तो मनी क्रिएशन, तो मनी क्रिएशन कैसे निकाल सकते हैं? 1/LRR से। तो एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे आपको मनी क्रिएशन कैसे निकाल रहे हैं, मनी मल्टीप्लायर कैसे निकाल रहे हैं, तो 1/LRR से। 1/LRR मतलब कितना हो गया? LRR आपका कितना था यहाँ पे? इस केस में 10% था, मतलब 10 परसेंटेज का 100 ऊपर चला गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 10 टाइम्स। तो ये टाइम्स में होता है 10 गुना। तो 10 गुना मतलब 100 रुपए का 10 गुना कितना होता है भाई? 100 रुपए।
ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली ऐसे सर्कल के फॉर्म में चलती जाती है। ओके, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो ये पूरी कहानी यहाँ पे ये लिखी जो आपको मैंने समझाई थी। तो ये दो नाम से पूछते हैं, क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर के नाम से। चलिए, इसके बाद फंक्शंस में हमने पढ़ लिए। चलिए, कुछ रेट्स आते हैं। तो कंट्रोल, आप ये क्रेडिट पे दे रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। तो दो तरीके से कर रहा जाता है कंट्रोल, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या अंतर है? क्वांटिटी मतलब क्या होता है भाई? नंबर, है ना। क्वालिटी मतलब क्या होता है? क्वालिटी में नंबर इंक्लूड नहीं है, गणित है नहीं, है ना, क्वालिटी देखी जा रही है। तो नंबर्स के फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ मेजर्स हैं। पहला आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? बहुत सिंपल सा है। मान लो किसी बैंक को आरबीआई ने क्या करा, लोन पे पैसे दिए हुए हैं। काय पे पैसे दिए हुए हैं? लोन पे। तो शॉर्ट टर्म पे जब पैसे दिए जाते हैं लोन पे, तो उस इंटरेस्ट जो मिलता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। आसान समझे? तो आसान के लिए चित्र बना हुआ है, देखो यहाँ पे बैंक है। क्या है? बैंक। तो बैंक ने आरबीआई से पैसा लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, इंटरेस्ट पे। शॉर्ट टर्म पे लिए, 6 महीने के लिए लिया, तो उस पर बैंक भाई इंटरेस्ट पे करेगा। आपने किसी से पैसे लिए तो ब्याज दोगे ना। तो 6 महीने के लिए पैसा लिया, ब्याज दोगे। तो ऐसे ही आरबीआई ने पैसे दिए हैं किसको? बैंक को। और बैंक उस पर इंटरेस्ट पे करता है, तो उस इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ठीक है क्या? और अगर ये आपका लॉन्ग टर्म होता तो लॉन्ग टर्म वाले को बुलाया जाता बैंक रेट। क्या बोलते हैं? बैंक रेट। तो शॉर्ट टर्म पे इंटरेस्ट है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट है और कुछ नहीं। शॉर्ट टर्म लोन पे इंटरेस्ट, ऐसा एक एक कीवर्ड से याद रखने का है ना। लॉन्ग टर्म पे आपका मिलता है इंटरेस्ट, तो उसे बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है। फिर रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट उल्टी कहानी है। तो अभी क्या करा, बैंक ने पैसा दिया आरबीआई को, बैंक ने क्या करा, आरबीआई को पैसा दिया, आरबीआई क्या देगा? उस पर इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट होते हैं, ये सारे रेट मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आरबीआई उस पर क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो इसको बोलेंगे अपन रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। और ये आप सारे चेक कर सकते हैं गूगल पे, तो आपको सारे ये होते हैं, है ना। तो अभी करंट में कितना चल रहा है, तो मैं आपको जस्ट अ मिनट में ओपन करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैंने आपके सामने ही क्रोम खोल रहा हूँ अभी, है ना। तो खुल जाएगा पहले, पता नहीं। फिर आता है एलआरआर। एलआरआर क्या चीज़ है? तो आपको ये मैंने अभी बता दिया है कि आरबीआई कितना पैसा जमा करके रख रहा है, अब वो क्या बोलेंगे, आरबीआई के पास कितना पैसा जमा गया है उसे बोलेंगे एलआरआर। फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करा जाता है बिटवीन बैंक एंड आरबीआई। तो यहाँ पे केवल हम जितनी भी बात करेंगे वो बैंक्स और आरबीआई की बात हो रही है। तो बैंक्स और आरबीआई के बीच में जितनी भी सिक्योरिटीज को सेल और परचेज दोनों करा जा रहा है, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये करंट मार्केट रेट पे खरीदा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव से पहले डिफरेंट रेट एंड रेपो रेट करंट। तो शायद आपको दिख नहीं रहा हो, तो मैंने ये छोटा कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये अभी आज का, मैं तारीख कितनी तारीख है भाई, तो आज है 5 आपका दिसंबर। तो 5 दिसंबर के टाइम पे अभी हेयर आर द सम करंट रेट इन इंडिया। तो रेपो रेट इतना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, एसएलआर कितना है 18%। ठीक है क्या? तो ये आपकी पूरी आरबीआई बनाता है सारी चीजें। ओके, तो ये होते हैं, ठीक, बात समझ गए। तो ये क्यों बना रहे हैं? क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आरबीआई ने इसलिए इसको बनाया हुआ है। चलो, तो फिर आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। तो क्वालिटेटिव मेजर्स में आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट रेशनिंग एंड मॉरल सुएशन है। तो तीन चीजें और कुछ नहीं। मार्जिन रिक्वायरमेंट से कहने का मतलब है, आरबीआई ने बोला है बैंक्स को कि अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो उससे कुछ जमा करवाओ उसके बदले में, लोन देने के बदले में। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अभी के टाइम पे आप लोन लेने जाएंगे तो आपको एग्जाम्पल 1 लाख रुपए लोन लेना है। कितना लेना है? 1 लाख रुपए। तो आरबीआई कह रहा है कि 1 लाख का लोन तभी देना जब उसके पास 1 लाख से ज्यादा का कुछ एसेट्स हो या सिक्योरिटी हो। मान लेते हैं 1.5 लाख की जमीन, आपको बताना पड़ेगी कि मेरे पास 1.5 लाख की जमीन है, ताकि आप रिकवरी कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना 50,000 का, इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या बोलेंगे? मार्जिन रिक्वायरमेंट। चलिए, दूसरा आता है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग से कहने का मतलब है कि पूरा पैसा एक ही व्यक्ति को नहीं देना उधार में, है ना। थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे सकते हो, एक लिमिट तक पैसा दे सकते हो, उसको बोलेंगे क्रेडिट रेशनिंग। तो यहाँ पे एक लिमिट बनाई हुई है, लिमिट ऑफ अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन, लोन देने की क्या बनाई हुई? लिमिट। और तीसरा है मोरल सुएशन। तो इसका मतलब कुछ नहीं, सिंपल सा है, गवर्नमेंट, आरबीआई जो है कंट्रोल, गाइड करने का काम करता है। गाइड लिखा है ना, गाइड, समझाइश।
है ना, तो सभी चीज को गाइड करने का काम करता है। तो किस किस को गाइड कर रहा है अभी, बैंक को भी और गवर्नमेंट को भी, तो दोनों को गाइड करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोला है मोरल सुएशन। ताकि कोई भी अपने देश में पॉलिसी वगैरह को तोड़े ना, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते रहे, इसलिए एक टाइप से गाइड कर रहा है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, तो ये आप पढ़ेंगे, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये आपका पूरा मनी इन बैंकिंग खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर आपका कौन सा, चैप्टर आपका 10th, जिसका नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो लेंथी चैप्टर है, मैं एक बार में पूरा करवा दूंगा वन शॉट में, टेंशन मत लो। तो वीडियो बड़ा होने वाला है, 1 घंटे से ज्यादा का, ठीक है। हम्म। फिर गवर्नमेंट बजट, ये भी आपका वन शॉट में कवर करेंगे। और आखिरी आपका रहेगा ओपन मार्केट इकोनॉमी, तो ये भी आपका वन शॉट में रहेगा। तो आने वाले 3 नेक्स्ट वीडियो जो है वन शॉट में रहेंगे, तो बड़े बड़े होने वाले हैं, और इसी वीक में 3 दिन के अंदर हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। सपोर्ट बनाए रखो, साथ बनाए रखो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो भाई। ठंडी का मौसम है, ठंडी चिपक ना जाए तो तबीयत खराब हो जाएगी। और आज से मैं जिस तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से गिनेंगे तो आप अप्रोक्स 80 डेज बचे हैं आपके पास। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। टेस्ट सीरीज मैंने बताई दी आपको कहाँ मिल जाएगी। और अगर कोई पढ़ना चाहता है अकाउंट्स मुझसे अलग से, तो मैं एप्लीकेशन पे क्रैश कोर्स लेकर आने वाला हूँ, और उसके चार्जेस बहुत ही कम होने वाले हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स काय के लिए, अकाउंट्स के लिए। तो एप्लीकेशन पे आप चेक कर सकते हैं, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो क्रैश कोर्स में अकाउंट्स के हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्रैश कोर्स में हम 1 to 15 डेज, 15 दिन के अंदर आपका पूरा अकाउंट्स, एक शॉर्ट में, शॉर्ट तो नहीं, पूरे नोट्स वगैरह सब कुछ दे दूंगा। सारी चीज रहेगी इसमें आपकी, है ना। तो डिटेल में भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा, जो आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। और थ्योरी अलग रहेगी, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे बस, थ्योरी पूरी और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट वाले, और बाकी का सॉल्यूशन अदर पूरा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में गिवन है।